एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। कभी भी आपको ऐसा आउटपुट नहीं मिलेगा, कभी भी आपको ऐसा आउटपुट नहीं मिलेगा, ऐसा आउटपुट कभी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता, बेसिकली एसी को नियर टू द डीसी कन्वर्ट करता है, काइंड ऑफ पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, अब जैसे आप बताओ, अगर आइडियल डायोड की भी बात करें, अगर आइडियल डायोड की भी बात करें तो यही होता है ना, या तो फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा देगा और हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ ऐसा देगा। तो क्या ये डीसी जैसा दिख रहा है क्या? क्या ये डीसी है? प्योर डीसी है? क्या ये प्योर डीसी है? नहीं, दिस इज पल्सेटिंग डीसी। क्लियर? तो इसका मतलब जो रेक्टिफायर होता है क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी को पल्सेटिंग डीसी में। पहला पॉइंट। ठीक है, चलो लिखा हुआ है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस देखते चलो क्योंकि टाइम भी बचाना है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अभी फिलहाल के लिए नोट से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो डेफिनेशन ये है कि बस अभी फिलहाल एक काम करना, सारा कुछ फोकस करना सीखने पे। जो भी इस नोट्स के एक्स्ट्रा लिखवाई जाएंगी उसको नोट कर लेना, जो इस नोट्स में है उसे इसी में रहने देना। मैं आपको जब ये खत्म हो जाएगा जेनर डायोड और रेक्टिफायर, ये पूरा नोट्स ही सेंड कर दूंगा। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड हम मेंटेन कर पाएंगे। क्लियर है सबको? तो ओके, तो डिफिनीशन ये क्या है कि एसी को हम पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब पहली बात तो जो ये आपका रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर किससे बनाता है? डायोड से। और डायोड, सिंपल डायोड इज अ सिग्नल डिवाइस। सिग्नल डिवाइस मतलब लो वोल्टेज, बट आपके आपके साथ आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज 230 वोल्ट आरएमएस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी अगर आप 230 वोल्ट डायरेक्ट को डायोड को दे दोगे तो बेसिकली डायोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, उस वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन किसकी हेल्प से करेंगे? ऑब्वियस बात है, हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई लिया, देन हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन किया। देन अब यूज करेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में क्या होने वाला है, डायोड। और डायोड के बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट किस में प्रोवाइड करी जाएगी, लोड में प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, और लोड क्या फील करेगा, वो प्योर एसी भी नहीं फील करेगा, प्योर डीसी भी फील नहीं करेगा, दैट इज व्हाट, पल्सेटिंग डीसी। अब अगर आप इस पल्सेटिंग डीसी को प्रॉपर चाहते हो कि प्योर डीसी है, तो बहुत से सर्किट्स होते हैं जिसके थ्रू हम पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में, लगभग टेंडिंग टू प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो फिल्टर से भी किया जा सकता है और कुछ अरेंजमेंट से भी और एक्स्ट्रा अरेंजमेंट से भी किया जा सकता है। ठीक है, लाइक इंडक्टिव लोड आ गया तो इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज को अपोज करता है। तो इसलिए तो ये सारी चीजें हैं जो उसको उसके वेवफॉर्म को इम्प्रूव करेंगी। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर होते कितने टाइप के हैं उस पर बात करते हैं। तो रेक्टिफायर देखो, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर के दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, क्या क्या,
एक सेंटर टैप्ड और एक ब्रिज रेक्टिफायर। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप्ड, एंड नेक्स्ट वन इज ब्रिज रेक्टिफायर। अब दोनों में देखा जाए तो दोनों का जो आउटपुट वेवफॉर्म होगा, आउटपुट जो वेवफॉर्म होगा वो दोनों का ही सेम आने वाला है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो सेंटर टैप्ड हो चाहे वो ब्रिज रेक्टिफायर हो, जो दोनों का आउटपुट है वो क्या आने वाला है, लगभग सेम आने वाला है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में जो चाहे वो सेंटर टैप्ड हो चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो, आउटपुट सेम आने वाला है। अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस आता है पीक इनवर्स वोल्टेज में। ठीक है, वो किस में आता है, पीक इनवर्स वोल्टेज में। वो सारी बातें हम करेंगे। क्लियर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या वेवफॉर्म होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का जितने में एक साइकिल के कंप्लीट होंगे उतने में इसके भी एक साइकिल कंप्लीट होंगे। बट फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जितने में एक साइकिल के कंप्लीट होंगे उतने में इसके दो साइकिल कंप्लीट होंगे। और अगर याद हो तो एसी में सारा कुछ हमने डील किया हुआ है, याद है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर का डीसी आरएमएस ये सारा कुछ डील किया हुआ है, हाफ वेव फुल वेव का। क्लियर। तो उस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो इससे चीजें हमारे लिए बहुत आसान होने वाली हैं। ठीक है, बस देखते जाओ। तो इस पेज पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, जो पेज आपके सामने इस पेज पे किसी को कोई प्रॉब्लम है, होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ये है कि रेक्टिफायर के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, रेक्टिफायर्स के क्या क्या पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज करंट, एवरेज करंट बोल लो, डीसी करंट बोल लो, एक ही बात है। एवरेज वैल्यू तो हमें निकालना आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज, मान लो सपोज आई एवरेज निकालना है, तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/T, 0 से T आई टी डी टी। याद आ गया, एवरेज का फॉर्मूला यही होता है। अगर करंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट हो जाएगा, वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हो जाएगा, पावर की बात करेंगे तो पावर हो जाएगा। सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज करंट। ओके, नेक्स्ट आपका डीसी आउटपुट वोल्टेज, तो करंट आ गया तो वोल्टेज भी आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो एवरेज करंट, डीसी आउटपुट वोल्टेज, उसके बाद आरएमएस लोड करंट, मतलब ये अभी एवरेज की बात हो रही थी, अभी हम आरएमएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या बताएगा, रिपल फैक्टर क्या बताएगा कि कितना परसेंट हमारे पास अनवांटेड चीजें पड़ी हुई हैं। लाइक सिंपल, अगर एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन बताऊं मैं रिपल फैक्टर का, तो इतना याद रखना, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल। ठीक है, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल, इसको देखना हम कैसे यूज करेंगे। अभी अगर सिंपल सी रिपल फैक्टर की बात करें तो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं तुम्हें, क्या है, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल। ओके, अच्छा, कोई यहाँ पे मुझे बता सकता है व्हाट इज डिजायरेबल फॉर रेक्टिफायर, व्हाट इज डिजायरेबल फॉर रेक्टिफायर, एसी या डीसी, व्हाट इज डिजायरेबल फॉर रेक्टिफायर, एसी या डीसी, डीसी, डिजायरेबल क्या होगा, डीसी। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, काइंड ऑफ आई डीसी। क्या अनडिजायरेबल है, तो दैट इज एसी, आई एसी आरएमएस। सो दिस इज द रिपल फैक्टर, आई एसी आरएमएस डिवाइड बाय आई डीसी, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, फोर्थ, वोल्टेज रेगुलेशन। व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन हमें पता है, ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला वोल्टेज रेगुलेशन का, नो लोड वोल्टेज माइनस
फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय नो लोड वोल्टेज, यही होता है। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय नो लोड वोल्टेज, दैट इज द वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ भी देखेंगे कि नो लोड पे वोल्टेज कितना मिल रहा है, फुल लोड पे कितना मिल रहा है, डिवाइड बाय नो लोड पे कितना मिल रहा है, दैट इज द वोल्टेज रेगुलेशन। नेक्स्ट आपका क्या है, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी। व्हाट इज इफिशियंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब उसमें जो लॉसेज हो रहा है उसके हिसाब से देख लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, इस पे भी आएंगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी बेसिकली एसी अपॉन डीसी ही होता है, बट इसमें हम ये देखते हैं कि कितना हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें जब मैं आपको डिफिनेशन लगाऊंगा लिखवाऊंगा, एक एक चीज एकदम से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। व्हाट इज पीक इनवर्स वोल्टेज, कि एक डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम कितना रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई हो सकता है। रिवर्स बायस में एक डायोड कितना मैक्सिमम वोल्टेज को झेल पाएगा, दैट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। एक डायोड रिवर्स बायस में कितना मैक्सिमम वोल्टेज को झेल पाएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी इन रिवर्स बायस, दैट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। क्लियर, ओके। नेक्स्ट फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर अगर याद हो तो अभी कुछ हमने एसी में डिस्कस किया था, क्या था, आरएमएस अपॉन, क्या था, आरएमएस अपॉन एवरेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर क्या था, मैक्सिमम डिवाइड बाय आरएमएस, मैक्सिमम डिवाइड बाय आरएमएस। उसके बाद रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। रिपल फ्रीक्वेंसी मतलब एक होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, देन एक होता है रिपल फ्रीक्वेंसी। तो रिपल फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपकी रिपल है उसकी वो कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहा है, दैट इज द रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो भी देखेंगे। एंड द लास्ट वन, कंडक्शन एंगल फॉर अ प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड, देखो वैसे तो कंडक्शन एंगल का कॉन्सेप्ट आता है रेक्टिफायर में, जहां पे आप फायरिंग एंगल देते हो, बट स्टिल यहां पे भी आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल डायोड, जो आइडियल डायोड आप क्या करते हो, आइडियल डायोड के लिए क्या करते हो कि आपका सप्लाई यहीं से स्टार्ट हो जाता है, आपका सप्लाई यहां से स्टार्ट हो जाता है, दिस इज आइडियल डायोड। जो बट जो प्रैक्टिकल डायोड की बात करते हैं तो उसका जो कंडक्शन होता है वो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, उसका जो कंडक्शन होता है कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, मतलब यहां से स्टार्ट नहीं होता, एक पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। अब वो कितना होगा, क्या होगा, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। काइंड ऑफ ए आपका थीटा, यहाँ पे थीटा, तो बेसिकली पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे, दैट इज द कंडक्शन एंगल फॉर अ प्रैक्टिकल डायोड। तो दीज आर द पैरामीटर्स। आई होप तुम्हें एटलीस्ट सारे पैरामीटर्स के बारे में एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, सारे पैरामीटर्स के बारे में डन है। अब ये सारे पैरामीटर हम कितनी बार पढ़ेंगे, बेसिकली 3 बार पढ़ेंगे। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, देन सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पढ़ेंगे, देन फुल वेव रेक्टिफायर के सेंटर टैप्ड के लिए पढ़ेंगे, और फिर ब्रिज के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए, सेंटर टैप के लिए पढ़ेंगे, फिर ब्रिज वाले के लिए पढ़ेंगे। तो जो सेंटर टैप्ड है और जो ब्रिज है, दोनों में मैक्सिमम पैरामीटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिर्फ एक दो पैरामीटर हैं जो चेंजेस होते हैं, इसलिए हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहां तक सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है, ओके। अब एक एक को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। सो द फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने क्या बोला था, सबसे पहले
सप्लाई लोगे और सप्लाई में आप क्या करोगे, क्या लगाओगे, ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि हमें वोल्टेज को उतना वोल्टेज देना, उतना पूरा का पूरा वोल्टेज देना ही नहीं, डायोड को पूरा का पूरा वोल्टेज नहीं देना है। ओके, अब ओके, तो सपोज यहाँ पे वोल्टेज दिया 220, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 220 √2 डिवाइड बाई एन। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज 220 √2 डिवाइड बाई एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम ध्यान दो, इस चीज को देख पा रहे हो कि नहीं, ये जब 220 बोल दिया था तो क्या था, आरएमएस। अब जब इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करना हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करना हुआ, √2 से मल्टीप्लाई करना हुआ कि नहीं। क्या हमने 220 साइन ओमेगा टी लिखा क्या, समझ रहे हो मैं किसको इंडिकेट करना चाह रहा हूं। मैंने बोला था कि जब भी आपको आर एंगल थीटा दिया हो तो आप इस आर को क्या कंसीडर करोगे, आरएमएस, ऐसा कुछ बोला था मैंने। तो वो चीज आपको यहां पे दिख रही है कि नहीं। अगर वो मैक्सिमम लेता तो क्या वो ऐसे न लिखता 220 साइन ओमेगा टी, अगर वो मैक्सिमम लेता तो ऐसे लिखता ना, बट उसने मैक्सिमम नहीं लिया है, उसने क्या लिया है, आरएमएस। और आरएमएस से मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ता है, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैक्सिमम से आरएमएस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, √2 से डिवाइड करना पड़ता है। क्लियर है सारी बातें, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा आपके पास कितना हो जाएगा, 220 √2 डिवाइड बाई एन, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज। बाकी Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, दैट इज द टोटल सप्लाई वोल्टेज। अच्छा, अब डायोड के लिए वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज कौन सा है, फर्स्ट या सेकेंड, बताओ। डायोड के लिए सप्लाई वोल्टेज कौन सा है, फर्स्ट या सेकेंड। फॉर डायोड विच वन इज सप्लाई वोल्टेज, सेकेंड वन। क्लियर है सबको, उसको फर्स्ट में क्या है, डजंट मैटर। अच्छा, फर्स्ट कितना रिड्यूस हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपका एन का वैल्यू क्या है, कि आप कितने नंबर से स्टेप डाउन कर रहे हो। काइंड ऑफ अगर 2:1 है, अगर एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब Vm की वैल्यू सेकेंड डायोड कितना फेस करेगा, 220 √2 डिवाइड बाई 2, काइंड ऑफ 110 इंटू √2। अगर n की वैल्यू 4 है तो कितना हो जाएगा, 220 √2 डिवाइड बाई 4, दैट इज 55 इंटू √2। तो जितना कम वोल्टेज चाहिए उतना टर्न रेशियो क्या करते जाओ, आप क्या करते जाओ, सेकेंडरी का कम करते जाओ, ठीक है, प्राइमरी का बढ़ाते जाओ। क्लियर। तो दिस इज व्हाट सप्लाई, अभी हमने डायोड को सप्लाई दिया था, डन। अब इसके बाद ऑपरेशन देखते हैं, अब यहां से इसको क्या करते हैं, ऑपरेशन देखते हैं। तो ऑपरेशन में क्या है, दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज। अभी मैं इसको थोड़ा सा सारे को इरेज करता हूं ताकि तुम्हें सारी चीजें साफ साफ दिखे। तो देखो, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, मतलब यहाँ पे Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी इस पे मत जाओ। अभी इस डायोड के लिए सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू ए प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। ए उसने अपना काम, मतलब नंबर ऑफ टर्न रेशियो से आपने फिक्स कर दिया कि Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी कितना आने वाला है। ओके, अब Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब यहां पे आपको भी पता है कि डायोड जब यहां पे जब आपका वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा तो डायोड का एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज, V एनोड इज ग्रेटर देन V के। कब, जब सप्लाई वोल्टेज क्या रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये होगा। तो जब एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज, देन डायोड इज शॉर्ट सर्किटेड, और अगर शॉर्ट सर्किटेड है तो ऑन होगा, और अगर ऑन हुआ तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज।
तो जैसा हमारा सप्लाई वोल्टेज है वैसा ही आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा करंट ऐसा आ गया। अच्छा, किसी को लग रहा है सर वोल्टेज है तो करंट, तो सिंपल सी बात है यार, व्हाट इज करंट? करंट इज वोल्टेज डिवाइड बाई RL, वोल्टेज डिवाइड बाई RL। ठीक है, तो अगर इस वोल्टेज में, इस सप्लाई में आप वोल्टेज से रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे रहे हो तो ऑब्वियस बात है आपके पास क्या आ चुका है? करंट आ चुका है। तो काइंड ऑफ वही समझ लो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो वोल्टेज से डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। एंड इधर क्या है आपका? इधर आपका निगेटिव में है, तो ऑब्वियस सी बात है एक इसमें काम करेगा ओपन सर्किट में, एक इसमें काम कर रहा है शॉर्ट सर्किट में, एक इसमें था फॉरवर्ड बायस में, एक इसमें है रिवर्स बायस में। तो ऑब्वियस बात है कंडक्ट नहीं करेगा और ए ड्यूरेशन पे पूरा आपको जीरो आउटपुट मिलने वाला है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि IL इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, कहां से कहां तक के लिए? फॉर टी ग्रेटर देन 0 से लेके पाई। उसके बाद पाई से लेके टी 2 पाई आपका क्या होने वाला है? करंट, दैट इज 0। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? आगे बढ़े। सो रहे हो क्या सब लोग? सोना मत, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना। ओके, अब एक एक पैरामीटर को हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हमारे पास वेवफॉर्म आ चुकी है। करंट की वेवफॉर्म कैसी थी? कुछ ऐसा था। करंट की वेवफॉर्म कैसी थी? कुछ ऐसा था। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन पे क्यों जाए? क्योंकि हमको पता है, हमने AC सर्किट एनालिसिस में कंप्लीट पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। जल्दी बोलो, IDC की वैल्यू कितनी आई थी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए? जल्दी बोलो, IDC की वैल्यू कितनी आई थी? वहां पे VDC निकाला था, तो VDC की वैल्यू कितनी आई थी? बोलो, कितना आया था? वहां पे कितना आया था? Vm/2, Vm/2 आया था। एवरेज वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, RMS थोड़ी पूछ रहा हूं। उठ जाओ तुम लोग। फुल वेव रेक्टिफायर का आया था 2 Vm/पाई, और फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर Vm/पाई। तुम लोग नहीं सुधरोगे। तो यहां पे क्या था? यहां पे क्या था? यहां पे I की बात हो रही है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? Im/पाई। क्लियर है? क्योंकि DC की बात हो रही है ना, एवरेज की बात हो रही है ना। वहां पे AC को क्यों ला रहे हो आप? बाकी सारा कैलकुलेशन हमने AC सर्किट में किया हुआ है, तो कितना हो गया? IDC इज इक्वल टू Im/पाई। क्लियर है सबको? कैलकुलेशन जाके नेटवर्क की कॉपी में देख लेना, साफ साफ बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें देखने को मिल जाएगा। वहां से नहीं समझ आता, यहां से भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है? व्हाट इज द, अब वोल्टेज VDC की बात करते हैं। अभी क्या निकाला हमने? IDC। हमने क्या निकाला? आई, मतलब V एवरेज की बात करते हैं, और हमने I एवरेज निकाला हुआ है। तो इंटू RL मल्टीप्लाई करेंगे, तो I एवरेज इंटू RL मल्टीप्लाई करेंगे तो V एवरेज आपके सामने आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब जो I एवरेज होता है, दैट वो क्या आ गया हमारा? Im/पाई। जो I एवरेज था क्या आ चुका है? Im/पाई, अभी जस्ट हमने निकाला।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, आई डी सी आई एवरेज बोथ आर सेम थिंग। तो आई डी सी इक्वल टू आई एम अपॉन पाई इंटू आर एल, आई एम अपॉन पाई इंटू आर एल। तो वी डी सी क्या हो जाएगा, आई एम, वी डी सी क्या होने वाला है, आई एम इंटू आर एल डिवाइड बाई पाई। ठीक है, सिंपल यार, v इक्वल टू आई आर लगा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। अब आई की वैल्यू तुम्हें पता थी कि आई एम अपॉन पाई आया हुआ है, दिस इज आर एल, तो हो गया बी डी सी या बी एवरेज। ठीक, अब यहां पे बात आती है कि व्हाट इज आई एम, व्हाट इज आई एम। अब इस आई एम के लिए आप एक बार फिर से चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में। तो अब डायोड की पूरी सर्किट बनाओ, डायोड की पूरी सर्किट बनाओ। तो डायोड का अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उस डायोड का, अगर प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो उस प्रैक्टिकल डायोड का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता होगा। और जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बताओगे? जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आइडियल डायोड नहीं पूछ रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल डायोड की बात हो रही है यहाँ पे। आर एफ, आर एफ, ठीक है, ओके। तो अब आर एफ एक क्या किया आपने, डायोड का रेजिस्टेंस हो गया। अब कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, सोर्स का रेजिस्टेंस रहा होगा, कुछ ना कुछ सोर्स का रेजिस्टेंस रहा होगा, दैट इज व्हाट आर एस। और एट द लास्ट आपका कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, लोड रेजिस्टेंस रहा होगा। तो अगर आपने यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है, अब आपको खुद पता चल जाएगा कि आई एम इज व्हाट, वी एम डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ओम्स लॉ, व्हाट इज द टोटल सप्लाई करंट, टोटल सप्लाई करंट इज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज लिया है तो इसलिए मैक्सिमम करंट आ रहा है, आरएमएस वोल्टेज लेते तो आरएमएस करंट आ रहा होता। क्लियर है? तो इसलिए यहां पे क्या आ गया, VDC, VDC इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई, और आई एम की वैल्यू क्या आ गई, VM। अभी बात करी हमने, एक इसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एम, VM अपॉन आर एफ प्लस आर एस प्लस आर एल। और आई एम अपॉन पाई मतलब VM अपॉन पाई और इंटू आर एल। तो ये हमारा क्या आ गया, VDC, ये हमारा क्या आ गया, VDC। अब यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, उसे समझो जरा। तो अब कहोगे सर हमने तो VDC की वैल्यू पढ़ी थी VM अपॉन पाई। अब आपको याद आएगा कि सर हमने VDC की वैल्यू पढ़ी थी VM अपॉन पाई, बट आपको भी पता है कि अगर VDC इज इक्वल टू VM अपॉन पाई जो आपने पढ़ा हुआ है, देखो किसके लिए आएगा, किस कंडीशन के लिए VM अपॉन पाई आएगा उसे समझो। तो देखो, अगर इसी एक्सप्रेशन को VM इंटू आर एल डिवाइड बाई पाई इंटू आर एफ प्लस आर एल प्लस आर एफ प्लस आर एस प्लस आर एल, आपके हाथ में कौन सा रेजिस्टेंस है मुझे आप वो बता दो। आपके हाथ में कौन सा रेजिस्टेंस है, आर एफ, आर एस या आर एल? कौन सा रेजिस्टेंस आप बैरी कर सकते हो, कौन सा रेजिस्टेंस आप बैरी कर सकते हो? तो दैट इज द लोड रेजिस्टेंस, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि जिसकी वजह से जो वोल्टेज होगा
एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाए, Vm अपॉन पाई। समझो जरा। तो आपने क्या देखा, आप क्या देख पा रहे हो कि जो VDC है दैट इज व्हाट, सिंपली देखा जाए तो Vm अपॉन पाई इंटू RL डिवाइड बाई RS प्लस RF प्लस RL। अब RL से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन RS प्लस RF डिवाइड बाई RL प्लस 1। तो अब यहाँ पे ये चीज गौर करो, यहाँ पे ध्यान दो, RF प्लस RS डिवाइड बाई RL। अब आपको क्या चाहिए, आपको सपोज यू नीड Vm अपॉन पाई, यू नीड Vm अपॉन पाई। तो Vm अपॉन पाई कब आएगा, जब ए वाली वैल्यू कितनी हो जाए, बताना जरा। जब ए वाली वैल्यू कितनी हो जाए, कहीं ना कहीं 1। अगर ए पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तभी आपका क्या आएगा Vm अपॉन पाई। तो अब तो इसे 1 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 0। RF प्लस RS अपॉन RL की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 0। एग्री कर तो, ठीक है, ओके। अगर इसको 0 होना है तो कहीं ना कहीं इसको क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट। अगर इसको 0 करना है, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। तो जब आप दिस 1 अपॉन इनफाइनाइट करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, एंड 1 डिवाइड बाई 1 क्या हो जाएगा आपका 1। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर आप आउटपुट में Vm अपॉन पाई चाहते हो तो लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इनफाइनाइट। क्या ये बात क्लियर है? अगर आप आउटपुट में डीसी एवरेज में Vm अपॉन पाई चाहते हो तो आपको लोड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मस्ट बी इनफाइनाइट। क्लियर? आई डीसी इक्वल टू आई एम अपॉन पाई, दैट इज ओके, बट भी डीसी इक्वल टू Vm अपॉन पाई तभी होगा जब RL की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ओके ओके। अब कहोगे सर फिर अभी तक जो हम करते थे उसमें ऐसा क्यों नहीं होता था, मतलब उसमें तो हम डायरेक्ट Vm अपॉन पाई लिख देते थे, तो उसमें Vm अपॉन पाई क्यों लिखते थे वो भी समझ लो। जो अभी हमने पढ़ा हुआ था, एसी में पढ़ा हुआ था कि सर भी डीसी इक्वल टू वॉट, Vm अपॉन पाई। तो वहां पे एक्चुअली आपने कुछ अजप्शन ऑटोमेटिकली ले लिए थे, और वो अजप्शन क्या क्या थे कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होता है 0, क्योंकि आपने आइडियल डायोड लिया था, और सोर्स रेजिस्टेंस कितना होता है 0। तो जब आप ये दो अजप्शन लेके चल रहे हो, जब आप ये दो अजप्शन लेके चल रहे हो तो Vm अपॉन पाई इंटू आर एल डिवाइड बाई आर एफ प्लस आर एल। अब बताओ, अगर आपने बोला कि आर एफ की वैल्यू 0, आर एस की वैल्यू 0, तो ए आर एल और ए आर एल आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अगर इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो बचा ऊपर आर एल नीचे आर एल, तो एक क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आएगा, Vm अपॉन पाई। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आइडियल केस में Vm अपॉन पाई तो आ ही रहा था, बट प्रैक्टिकल केस में Vm अपॉन पाई कब आएगा, जब लोड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका इनफाइनाइट। क्या ये बात अच्छे तरीके से सबको समझ में आ गई कि कब Vm अपॉन पाई अपने से आएगा, कब Vm अपॉन पाई मतलब हमारे लोड, मतलब प्रैक्टिकल केस में कैसे होगा, आइडियल केस में कैसे होगा। तो आइडियल केस में हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली Vm अपॉन पाई आ जाएगा। प्रैक्टिकल केस में कैसे होगा, हमें जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट लेनी पड़ेगी। क्लियर है? फॉर प्रैक्टिकल डायोड। डन, आगे बढ़े। ओके।
ये ऐसे स्टेटमेंट वाइज तुमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अब यहां पे IRMS की बात करते हैं। तो IRMS, अब बताओ क्या IRMS तुम्हें कैलकुलेट करवाना है क्या? IRMS हाफ वेव के केस में कितना था, जल्दी बोलो। IRMS हाफ वेव के केस में कितना था? बोलो यार, चलो VRMS बताओ कितना था? VRMS कितना था हाफ वेव रेक्टिफायर में? Vm/2। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो जाएगा? Im/2, सिंपल। क्लियर? ठीक है, तो कितना आ गया? Im/2, Im/2। क्लियर? तो IRMS इक्वल टू Im/2। ओके, अब यहां पे एक चीज समझना, VRMS दो चीजों का हो सकता है। या तो आप लोड की बात कर रहे हो, या तो आप सोर्स की बात कर रहे हो। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना। VRMS दो होता है कि आप आउटपुट की बात कर रहे हो या इनपुट की बात कर रहे हो। तो अगर आप आउटपुट पे बात कर रहे हो तो आउटपुट का वेवफॉर्म कैसा है? अगर आप आउटपुट पे बात कर रहे हो तो आउटपुट का वेवफॉर्म कैसा है? कुछ ऐसा है। क्लियर है? बट अगर आप इनपुट की बात कर रहे हो, अच्छा इनपुट कौन सा? इनपुट कौन सा? ए वाला इनपुट या दिस वन इनपुट? कौन से इनपुट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वाले से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट वाले ने स्टेप डाउन करके दे दिया, खत्म, फर्स्ट वाले का काम खत्म। अभी जो भी करेगा सेकेंडरी करेगा, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का वेवफॉर्म कैसा होएगा? उसका तो ट्रांसफार्मर का वेवफॉर्म तो कुछ ऐसा होगा ना सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का, क्योंकि डायोड वहां काम नहीं कर रहा। डायोड कहां काम कर रहा है? यहां पे काम कर रहा है। क्लियर? मतलब वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैंने करंट की बात नहीं करी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वोल्टेज की बात कर रहा हूं। तो अब एक चीज समझो, आप एक चीज समझो, ध्यान समझना। इसको मैं अलग से समझाता हूं पहले तुम्हें, उसके बाद फिर से आता है इस पे। ये मान लो डायोड है, ये तुम्हारा AC सर्किट है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी पे हम नहीं जा रहे, प्राइमरी पे हम नहीं जा रहे। अब यहां पे सपोज दिस इज लोड, सपोज दिस इज लोड रेजिस्टेंस। अब ध्यान दो, अब यहां पे तुम्हारा वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज क्या है? तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज क्या है? कुछ ऐसा है, एग्री करते हो? फुल वेव रेक्टिव मतलब सिंपली सप्लाई तो AC है ना, वोल्टेज का सप्लाई क्या है? AC। बट याद रखना, दिस इज वोल्टेज नॉट करंट, दिस इज वोल्टेज नॉट करंट। ओके, अब जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये डायोड लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये डायोड लगा हुआ है, यहां पे जो करंट होगा, करंट कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। करंट कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ओके, तो अब एक किसका वेवफॉर्म लिख लिया मैंने? करंट का। अब यहां का जो वोल्टेज है, आउटपुट का जो वोल्टेज है, वो इनपुट के वोल्टेज पे डिपेंड करेगा या फिर इस करंट पे डिपेंड करेगा? आप बताओ। यहां का आउटपुट का जो वोल्टेज है किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे? सोच समझ के आंसर देना। जो लोड का आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट वोल्टेज पे या फिर जो आफ्टर रेक्टिफाइंग जो करंट आ रहा है उस पे डिपेंड करेगा? किस पे करेगा? सेकंड पे,
सिंपल सी बात है यार। आप बताओ, इनपुट आप कुछ भी दे रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे करंट, इसे ओपन सर्किट कर दिया, सपोज ओपन सर्किट हो गया, तो क्या आउटपुट पे कोई करंट आएगा? बोलो, क्या आउटपुट पे कोई करंट आएगा? और अगर आउटपुट पे करंट नहीं आएगा तो क्या कोई आउटपुट पे वोल्टेज आएगा? अगर आउटपुट पे करंट नहीं आएगा तो क्या आउटपुट पे कोई वोल्टेज आएगा क्या? नहीं ना। तो मतलब जो आउटपुट का वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि रेक्टिफाइंग होने के बाद करंट कितना आ रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो जैसा करंट वैसा वोल्टेज, जैसा करंट वैसा वोल्टेज। अभी सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वोल्टेज कैसा आना है, करंट कैसा आना है। अच्छा, अब सेकेंडरी का करंट क्लियर हो गया, सेकेंडरी का वोल्टेज क्लियर हो गया। कोई मुझे बताएगा प्राइमरी का वोल्टेज क्या होगा? प्राइमरी का करंट क्या होगा? प्राइमरी का करंट क्या होगा? एनीवन गेस करो, किससे मैच करेगा? फर्स्ट सेकेंड, मतलब सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करेगा या आउटपुट करंट पे डिपेंड करेगा? मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से पूछ रहा हूं, सोच समझ के आंसर दो कि अब ये जो सप्लाई करंट है ये किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट पे या फिर सेकंड पे? सोच समझ के आंसर देना, फर्स्ट पे या सेकंड पे? अब एक बात बताओ, जितने लोग बोल रहे हो फर्स्ट पे, जितने लोग बोल रहे हो फर्स्ट पे, अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो क्या यहां कोई करंट आएगा? सप्लाई से कोई करंट जाएगा क्या लोड पे? आप बताओ, अगर मैंने इसको ओपन कर दिया तो क्या सप्लाई से कोई करंट लोड पे जाएगा? सिंपल सी बात है, नहीं जाएगा। तो मतलब इनपुट का जो करंट होगा कैसा होगा? इट विल डिपेंडिंग ऑन द लोड। कुछ दिमाग में बात घुस रही है? तो मतलब जो सप्लाई करंट हो वो भी कैसा होगा? आपका ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लोड की रिक्वायरमेंट ऐसी ही है। ट्रांसफार्मर में पढ़ाते पढ़ाते थक गए कि सप्लाई करंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द लोड। याद है स्टेटमेंट? अगर लोडिंग ज्यादा करोगे करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा, लोडिंग कम करोगे करंट कम करेगा, लोड को ओपन सर्किट कर दोगे आइडियली कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो लोड कहां से इनफाइनाइट हो गया? वो तो अलग केस था ना यार। अभी जो पढ़ा के आया वो तो केस था स्पेशल। इनफाइनाइट लोड आप प्रैक्टिकल लाइफ में है क्या आपके पास? इनफाइनाइट लोड मतलब ओपन सर्किट, इनफाइनाइट लोड मतलब ओपन सर्किट, तो आपने कुछ लगाया ही नहीं फिर तो। आप जो भी पर्टिकुलर लोड लगाओगे उसका फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस? मुझे ये बता दो, जो भी लोड लगाओगे उसका फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा रेजिस्टेंस? उब्बे से बात है फाइनाइट होगा ना। अगर इनफाइनाइट कर दिया तब तो ये ओपन सर्किट हो गया, डायोड का कोई मतलब ही नहीं है, वो एमी बैठा हुआ है, कोई काम ही नहीं कर रहा। तो क्या ये सारा इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इनपुट करंट आउटपुट करंट चारों कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। ओके, अब यहां पे बताओ व्हाट इज द वी आर एम एस? व्हाट इज द वी आर एम एस? क्या बोलोगे?
वी एम बाई मतलब सॉरी आई आर एम एस, यहाँ पे आ जाओ। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे करंट के बारे में बात करता हूं क्योंकि करंट पे वोल्टेज डिपेंड करता है, तो या फिर चलो ये पे वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम डिवाइड बाई टू, बट ये किसका है, लोड साइड का है। यहां पे क्या होगा, वी आर एम एस इक्वल टू मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट टू, मैक्सिमम डिवाइड बाई रूट टू। क्या ये बात सबको क्लियर है? आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस वोल्टेज वीएम बाई टू, इनपुट वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू वीएम बाई रूट टू। क्यों? क्योंकि ये फुल वेव है। क्यों? क्योंकि ये हाफ वेव है। अच्छा, अब तुम्हें आइडिया लग रहा है, तुम्हें खुद से फील हो रहा है कि नहीं, जो एसी सर्किट में पढ़ा कितना यूज हो रहा है हमारे सामने? तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं, जो एसी सर्किट में आरएमएस पढ़ाया था, एवरेज पढ़ाया था, वो ऑटोमेटिकली कितना ज्यादा यूज हो रहा है। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। डजेंट मैटर आप नेटवर्क पढ़ रहे हो, एनालॉग पढ़ रहे हो, इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे कि सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपस में इंटरलिंक्ड है, उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, खैर, तो अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो आरएमएस लोड की वैल्यू वी आरएमएस इक्वल टू वीएम बाई टू, दैट इज लोड। वी आरएमएस इक्वल टू वीएम बाई रूट टू, दैट इज सेकेंडरी। क्लियर? आगे बढ़े अभी। सेकेंडरी को ही क्या बोल सकते हैं अपन, सोर्स। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायोड के लिए तो यही सोर्स है, डायोड के लिए तो यही सोर्स है। ओके, सो दैट इज, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने आरएमएस पढ़ लिया, हमने एवरेज पढ़ लिया। ठीक है, आरएमएस पढ़ लिया और एवरेज पढ़ लिया। एवरेज करंट, सॉरी एवरेज करंट, आउटपुट करंट और आरएमएस करंट, और देखा जाए तो आरएमएस वोल्टेज भी। ठीक है, ओके। अभी सारे को समराइज कर देंगे, सबको एक साथ समराइज कर देंगे, टेंशन मत लो, करेंगे क्या, आप भी कर देते हैं ना फिर हम। देखो क्या था, हाँ, आई एवरेज एक मिनट, अब यहां पे ध्यान दो। अगर आप आई एवरेज की बात कर रहे हो, तो आई एवरेज कितना आया था, आई एम अपॉन पाई, याद करो, यही था, आई एम अपॉन पाई। वी एवरेज की बात करो तो वी एम डिवाइड बाई पाई इंटू आर एफ प्लस आर एल, सॉरी आर एफ प्लस आर एस प्लस आर एल इंटू आर एल, यही आया था। आई आर एम एस की बात करूं लोड साइड में तो कितना आया था, आई एम बाई टू। वी आर एम एस की बात करूं लोड साइड में कितना आया था, वी एम बाई टू। इसको इसको नहीं लिखो, इसको ये चीज को थोड़ा सा, चलो ठीक है, अच्छा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, आई एम बाई टू। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इसमें इसका तो सबका नहीं निकालोगे आप, सोर्स साइड का आई आर एम एस अगेन आई एम बाई टू, बट वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, क्योंकि एवरेज वैल्यू दोनों साइड का सेम होगा, चाहे वो सोर्स का हो चाहे वो लोड का हो।
बट आरएमएस वैल्यू डिफरेंस होगा। तो क्या ये सारा कंक्लूजन समझ में आ गया सबको? क्लियर? ओके। अब यहीं पे अगर मैं सिंपल सी एक लाइन और लिख दूं कि V एवरेज इक्वल टू VM अपॉन पाई कब होगा? जब RL की वैल्यू टेंडिंग टू व्हाट? जल्दी बोलो। V एवरेज इक्वल टू VM अपॉन पाई तब होगा जब RL की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट। याद है? क्लियर? सो दिस इज द कंक्लूजन जितना जितना कि अभी तक हमने पढ़ा है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आते हैं हम रिपल फैक्टर पे। अब हम आते हैं रिपल फैक्टर पे। चलो एक बात ये समझो सबसे पहले तुम तो, अभी इधर ध्यान मत दो, सिंपल एक छोटी सी बात समझो, ठीक है? रिपल फैक्टर को अपने तरीके से बताते हैं तुम्हें। सबसे पहले व्हाट इज द रिपल फैक्टर? अभी मैंने क्या बताई थी, सबसे बेसिक डिफिनेशन क्या बताया था? बोलो, व्हाट इज द रिपल फैक्टर? हाँ, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल। ओके, अब ध्यान दो। अब जैसे आपका मान लो ये आउटपुट आया, ये आपका आउटपुट आया, ये आपका आउटपुट आया, सॉरी, ओके। अब यहां पे तीन क्वांटिटी होने वाली हैं, यहां पे तीन क्वांटिटी होने वाली है। अब वो तीन क्वांटिटी कौन कौन सी हैं वो समझ लो एक बार पहले तो तुम। जैसे जैसे देखो यहां पे एक तो एक किससे मिलके बना हुआ है? आईएसी प्लस आईडीसी। एग्री करते हो? ये जो वेवफॉर्म है किससे किससे मिलके बना हुआ है? कुछ पोर्शन एसी है, कुछ पोर्शन डीसी है। यहां में इसमें किसी को प्रॉब्लम है? कुछ पोर्शन एसी है, कुछ पोर्शन डीसी है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके। तो अब एक बात बताओ, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, 5 प्लस 3 साइन ओमेगा टी। तो अब यहां से तीन क्वांटिटी निकलेंगी, और तीन क्वांटिटी बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारे रिपल फैक्टर कभी कभी गलती नहीं करोगे। तीन क्वांटिटी निकलेंगी क्या क्या? सबसे पहले आईडीसी वैल्यू बोलते जाओ बस, आईडीसी वैल्यू बोलो 5। ओके, आई ए सी आर एम एस, आई ए सी आर एम एस की वैल्यू बोलो 3/√2। आई ए सी आर एम एस की वैल्यू कितनी होगी? 3/√2। अब एक और टर्म है दैट इज आई ए सी। आई ए सी मतलब समझ रहे हो? इफेक्टिव टोटल सर्किट में आरएमएस कितना है? तो जरा बताना, जरा कितना कैसे कैलकुलेट किया था? आई आर एम एस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 5 का होल स्क्वायर प्लस आई मतलब 3/√2 का होल स्क्वायर। याद आया कि नहीं सबको? टोटल इफेक्टिव इज 5 का होल स्क्वायर प्लस 3/√2 का होल स्क्वायर। याद आया? अरे कितना आ रहा है डजंट मैटर, अभी हम वो सवाल ही नहीं लगा रहे, अभी तुम कॉन्सेप्ट समझो बस। तो इसका मतलब यहां पे कितने पैरामीटर आपको दिख रहे हैं? बेसिकली तीन पैरामीटर दिख रहे हैं। कौन कौन? एक तो आई ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई डी सी का होल स्क्वायर प्लस
IAC RMS का होल स्क्वायर। क्या इस लाइन से सब लोग एग्री करते हो? इस लाइन से सब लोग एग्री करते हो? अभी यही तो निकाला था ना कि अब यहां पे किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही तो मैं यहां पे इफेक्टिव लिख देता हूं। इफेक्टिव, टोटल इफेक्टिव आरएमएस, टोटल इफेक्टिव, इफेक्टिव टोटल आरएमएस। तो आरएमएस का मतलब क्या होता है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी एंड एसी। और इस एसी का मतलब क्या है कि इट कंटेन ओनली एसी। एसी आरएमएस का मतलब क्या है कि इट कंटेन ओनली एसी। बात समझ आ गई? वहां पे लिख लेना क्या कि आई ए सी इफेक्टिव इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर प्लस 3/√2 का होल स्क्वायर। इन फ्यूचर तुम्हें समझने में आसानी रहेगी, लिख लेना, क्योंकि तुम्हें भूलोगे 10 दिन बाद फिर से भूल जाओगे, फिर नहीं समझ आएगा कि कैसे लिखा था। तो ये सारी चीजें साथ साथ में लिखते चलना। डन है? इतनी चीजें समझ में आ गई तुम्हें? ओके। अब एक बात बताओ, आप इसमें से मैंने अब इस चीज को नोटिस कर लिया, मतलब अब पूरी चीज को व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि IAC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू IDC का होल स्क्वायर प्लस IAC RMS। IAC RMS मतलब कि एक कौन सा कंपोनेंट है जो आपका घुस के आ गया है किसके अंदर? डीसी के अंदर। मतलब दिस इज व्हाट? दिस इज अनडिजायरेबल। कोई दिक्कत यहां तक? दिस इज अनडिजायरेबल एंड दिस इज डिजायरेबल। दिस इज डिजायरेबल, दिस इज डिजायरेबल, दिस इज अनडिजायरेबल, दिस इज डिजायरेबल एंड दिस इज व्हाट? दिस इज टोटल, दिस इज टोटल। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था रिपल फैक्टर का फॉर्मूला? दिस इज ओके, सॉरी। तो हमने क्या बताया था? अनडिजायरेबल अपॉन डिजायरेबल। तो काइंड ऑफ व्हाट? IAC, IAC का होल स्क्वायर। अच्छा, कौन से एसी ले रहा हूं मैं? इस वाले को ले रहा हूं, याद रखना। मैं उसमें आरएमएस लगा दे रहा हूं, मैं उसमें आरएमएस लगा दे रहा हूं, और तुम समझने के लिए समझ जाओ कि ये 5 का होल स्क्वायर प्लस 3/√2 का होल स्क्वायर है, और ये आया कहां से था? 3 sin ओमेगा टी। मतलब ये प्योर एसी है। दिस इज प्योर एसी विच इज प्रेजेंट इन डीसी। समझो बात को। दिस इज प्योर एसी विच इज प्रेजेंट इन डीसी, दैट इज अनडिजायरेबल, दैट इज अनडिजायरेबल। जब हम एसी की बात करते हैं, इन्वर्टर की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा जो डिजायरेबल होता है दैट इज एसी, जो अनडिजायरेबल होता है दैट इज डीसी। ठीक है? तो ये सारी बातें मैं यहां के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं वहां के लिए भी पढ़ा रहा हूं। खैर, तो IAC का होल स्क्वायर इंटू RMS डिवाइड बाई व्हाट? डिजायरेबल। एंड व्हाट इज डिजायरेबल? IDC का, सॉरी IDC, सिंपली स्क्वायर नहीं लिखना यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना है, सिंपली IAC अपॉन IDC, सिंपली IAC RMS अपॉन IDC। अब एक बात बताओ, IAC RMS है कौन सा? टोटल RMS या प्योर AC RMS? IAC RMS है कौन सा? टोटल RMS या प्योर AC प्रेजेंट इन DC? प्योर AC प्रेजेंट इन DC। क्लियर? ओके। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, इस चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं? इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, बट पता है आपको, जब भी आप मल्टीमीटर लगाओगे, जब भी आप मल्टीमीटर लगाओगे, मल्टीमीटर कौन सी वैल्यू देगा बता सकते हो? 1, 2 या 3, कौन सी वैल्यू देगा? फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, कौन सी वैल्यू देगा मल्टीमीटर?
अगर उसे एसी मेजर करना है, अगर उसे एसी मेजर करना है तो कौन सा मेजर करेगा, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? वेरी गुड, कौन सा मेजर करेगा, फर्स्ट वन। अच्छा, अगर उसे डीसी मेजर करना है तो कौन सा करेगा? अगर सिर्फ डीसी मेजर करना है तो कौन सा करेगा? सेकेंड वन, सेकेंड वन। अगर डीसी मेजर करना है तो सेकेंड वन। क्लियर, वेरी गुड। अब यहां पे IAC/RMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दो, क्या हो जाएगा, IAC का होल स्क्वायर माइनस IDC का होल स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आएगी नहीं? दिस वन मतलब ये आपका, सपोज दिस इज वन, सॉरी, सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं कि A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हमें पता है कि मल्टीमीटर किसकी वैल्यू देगा, A स्क्वायर की वैल्यू देगा। और जब हम AC मेजर करेंगे, जब DC मेजर करेंगे तो कौन सी वैल्यू देगा, B को देगा। तो बट हमें कौन सा चाहिए था, वी नीड C। तो C स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बस वही किया हुआ, देखो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? ट्रस्ट करो, इससे सिंपल तरीके से इस टॉपिक को नहीं समझाया जा सकता। बहुत ध्यान से सुनो। ओके, अब यहां पे अगर इस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अगर इस सी स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब यहां पे ध्यान दो कि आपके पास एक कौन सा था, मल्टीमीटर। मतलब इसको, हाँ, टोटल डिवाइड बाय क्या कर दिया जाए, टोटल डिवाइड बाय व्हाट, IDC, टोटल डिवाइड बाय IDC, टोटल डिवाइड बाय IDC। अब यहां पे एक चीज समझो कि अगर ये बाहर था IDC, अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, IDC का होल स्क्वायर। तो सिंपली क्या हो गया, IAC का होल स्क्वायर डिवाइड बाय IDC का होल स्क्वायर माइनस IDC का होल स्क्वायर डिवाइड बाय IDC का होल स्क्वायर, दैट इज 1। समझ पा रहे हो? IDC जब अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? IDC को अंदर ले जाएंगे रूट के तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब अंदर से बाहर निकालेंगे तो IDC स्क्वायर का IDC स्क्वायर रहेगा, तभी तो IDC होगा। बात समझ रहे हो? जब IDC अंदर स्क्वायर रहेगा तभी बाहर निकालोगे तो IDC होगा ना। तो ये ऑलरेडी IDC है, मतलब जब इसको अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, AC अपॉन DC को बोलते क्या है? व्हाट इज AC अपॉन DC? व्हाट इज AC अपॉन DC? व्हाट इज AC अपॉन एवरेज? व्हाट इज RMS अपॉन एवरेज? व्हाट इज RMS अपॉन एवरेज? दैट इज फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। दिस इज फॉर्मूला फॉर रिपल फैक्टर। This is formula for ripple factor. So this is your ripple factor concept. अभी बताओ किसी को कहीं पे कोई डाउट भी है तो, छोटा सा भी। क्लियर है सबको? तो रिपल फैक्टर इज अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। दैट्स इट। तो अब हमें कंक्लूड करके क्या क्या याद रखना है वो सुनो। हमें कंक्लूड करके क्या क्या याद रखना है वो सुनो। सबसे पहले जब आपके सामने रिपल फैक्टर आ जाए तो क्या बोलोगे, अनडिजायरेबल
डिवाइड बाई डिजायरेबल। तो जब अगर आप एक बार, आप फिर से एक बार सोच के बोलना, फिर से आप एक बार सोच के बोलना कि आप बोल देते हो कि अनडिजायरेबल इज एसी, आप बोल देते हो कि अनडिजायरेबल इज एसी, क्या वो स्टेटमेंट सही है? क्या वो स्टेटमेंट सही है? एक्चुअली अनडिजायरेबल इज प्योर एसी विच इज प्रेजेंट इन डीसी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? अनडिजायरेबल क्वांटिटी इज प्योर एसी विच इज प्रेजेंट इन डीसी। क्लियर हुई बात? अगर आपने एसी बोल दिया तो कहीं ना कहीं आपने उसको डीसी को भी इंक्लूड नहीं कर लिया। अगर आपने एसी बोल दिया, आरएमएस बोल दिया, अगर आपने आरएमएस बोल दिया तो क्या आपने डीसी को भी इंक्लूड नहीं कर लिया? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? बेसिकली यहां पे क्या लिखेंगे? आई ए सी आर एम एस डिवाइड बाई आई डी सी। ठीक, अब हमें पता है कि आई ए सी टोटल इज इक्वल टू व्हाट, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे? आई ए सी आर एम एस इज इक्वल टू आई ए सी का होल स्क्वायर माइनस आई डी सी का होल स्क्वायर। बस इसको ले जाके यहां पे रख दिया, आई ए सी का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां पे आई आर एम एस लिखो यार, आई ए सी मत लिखो, आई आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस आई डी सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी सी। एंड दिस किसकी बात हो रही है? रिपल फैक्टर की। तो अंडर रूट में सारा हो जाएगा, यहां आ जाएगा फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज द कंक्लूजन। आई होप तुम्हें सारा डेरिवेशन करने के बाद तुम्हें इस जो शॉर्ट में कराया गया ये तुम्हें सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको? तो पिछले पूरे को नहीं पढ़ना, तुम्हें जब लास्ट टाइम एग्जाम में पढ़ना तो सिर्फ इतना पढ़ना है, दैट्स इट। अब इसी में एक बात बताओ, इसी में एक बात बताओ, ध्यान समझना। अगर कंक्लूजन और भी सारे रिजल्ट्स देखते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपका प्योर डीसी है, अगर आपका प्योर डीसी है तो व्हाट इज एसी कंटेंट प्रेजेंट इन डीसी? व्हाट इज एसी कंटेंट प्रेजेंट इन डीसी? बोलना, व्हाट इज एसी कंटेंट प्रेजेंट इन डीसी? 0। एसी कंटेंट प्योर एसी, सॉरी प्योर एसी, प्योर एसी कितना होगा? प्योर डीसी में प्योर एसी कंटेंट कितना होगा? 0। तो उस सिचुएशन में आई आर एम एस किसके बराबर होगा? आई डी सी के बराबर होगा। इस बात से एग्री करते हो? उस सिचुएशन में आई आर एम एस आई डी सी के बराबर होगा, क्योंकि आई आर एम एस इज वॉट? आई डी सी का होल स्क्वायर प्लस आई ए सी का होल स्क्वायर। समझो जरा, क्लियर? ओके, तो फॉर प्योर एसी कंटेंट 0, तो व्हाट इज फॉर्म फैक्टर? व्हाट इज फॉर्म फैक्टर बताओ जरा। फॉर्म फैक्टर क्या है? फॉर्म फैक्टर क्या है? आई आर एम एस। अब यही देखो गलती कर दी है ना, सुनो ध्यान से, सुनो समझो। व्हाट इज फॉर्म फैक्टर? आई आर एम एस अपॉन आई डी सी ना। तो आर एम एस तो डीसी के बराबर है ना। अभी यहां पे क्या लिखा? आर एम एस इज द टोटल, आर एम एस इज द टोटल। प्योर एसी कंटेंट तो 0 है, भूल जाओ, प्योर एसी कंटेंट इज 0। मैं फिर से बताता हूं, समझो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये प्योर डीसी है, अगर प्योर डीसी है तो मुझे, मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं, तुम बस बताते जाओ। व्हाट इज आई ए सी आर एम एस?
बोलो, जीरो या वॉट, क्या होगा? जीरो। चलो, व्हाट इज आई आर एम एस? व्हाट इज आई आर एम एस? आईडीसी। अमित, बात समझ में आ रही है? आई आर एम एस इक्वल टू आईडीसी। अब बताओ, अब यहां से बताओ आप कि अगर फॉर्म फैक्टर की बात करोगे तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस अपॉन आईडीसी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो इसका मतलब व्हाट इज रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर इज फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस रिपल फैक्टर का होल स्क्वायर, दैट इज 0। अब कोई बोला सर हम फॉर्म फैक्टर पे क्यों जाए, मुझे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से बताओ ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख लो। कैसे? व्हाट इज रिपल फैक्टर? अनडिजायरेबल अपॉन डिजायरेबल। तो अनडिजायरेबल कौन सा है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? अनडिजायरेबल कौन सा है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? अनडिजायरेबल कौन सा है? फर्स्ट वन या सेकंड वन? फर्स्ट वन। और फर्स्ट वन की वैल्यू कितनी है? 0। फर्स्ट वन की वैल्यू कितनी है? 0। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू भी 0 हो गई कि नहीं? बताओ। अनडिजायरेबल इज एसी आरएमएस, नॉट आरएमएस। अनडिजायरेबल इज एसी आरएमएस, प्योर एसी कंटेंट इन डीसी, दैट इज अनडिजायरेबल। अगर तुमने ऊपर लिख दिया आई आर एम एस अपॉन आई डी सी, तो तुम्हें खुद को समझ में आ रहा होगा कि तुम बहुत ही गलत होने वाले हो, और यही गलती मैक्सिमम लोग करते हैं। So this is the complete concept of ripple factor. Ripple factor. और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक। क्लियर है सबको? क्योंकि देखो, फॉर्म फैक्टर मैक्सिमम कब हो सकता था? प्योर डीसी 1 कब होगा? प्योर डीसी के केस में। 0 कब होगा? प्योर एसी के केस में। मतलब डीसी 0 हो उसमें। क्लियर है? Okay, so this is the complete concept of ripple factor. Still अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो। आगे बढ़े। ये सब लिख लेना, ये सारी बातें लिख लेना, कुछ भी नोट्स में नहीं है। नोट्स में जो था वो नोट्स से पढ़ा रहा हूं। ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए इसको जरूर नोट कर लेना। मेरे लिए टॉपिक पता है, खुद ही एक बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि कंफ्यूजिंग टॉपिक हुआ करता था। तो इसलिए पता है कि इसमें कितनी कंफ्यूजन होती है, इसको इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। खैर, तो हो गया तो बताओ यार, फिर आगे बढ़े। ओके, अब वैल्यू निकाल लेते हैं। अब वैल्यू निकालते हैं।
तो वैल्यू निकालने वाला काम तो आसानी से हो जाएगा। तो रिपल फैक्टर क्या था, हमने कंक्लूड कर लिया है पूरा। व्हाट, आरएमएस अपॉन डीसी का होल स्क्वायर -1, आरएमएस अपॉन डीसी का होल स्क्वायर -1। अब व्हाट इज द आरएमएस, व्हाट इज डीसी, ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कराई थी, याद है? वैल्यू रिपल फैक्टर नहीं करा था ना, अच्छा सॉरी, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर कराया था हमने। चलो अभी रिपल फैक्टर निकाल लो, अभी रिपल फैक्टर निकालो। तो रिपल फैक्टर क्या है, रिपल फैक्टर क्या था, आई आरएमएस, तो आई आरएमएस कितना होता है, आई एम डिवाइड बाई रूट टू, सॉरी 2, और आई डीसी कितना होता है, आई एम अपॉन पाई का होल स्क्वायर -1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 -1, और जब इसको सॉल्व किया तो 1.21 आया था, ठीक है, 1.21। तो 1.21 इज रिपल फैक्टर एंड 1.11 इज व्हाट। अच्छा इस केस में फॉर्म फैक्टर कितना था वो भी निकाल के बताना जरा, इस केस में फॉर्म फैक्टर कितना है बताना जरा, व्हाट इज फॉर्म फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर इज 1.21, ये डायरेक्ट डाटा पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज। व्हाट इज आरएमएस, आई एम डिवाइड बाई रूट 2। व्हाट इज एवरेज, आई एम अपॉन पाई, तो आई एम कैंसिल, तो दैट इज पाई बाई 2, और पाई बाई 2 की वैल्यू होगी 3.14 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1.56 समथिंग। और ये मैंने वैल्यू निकलवाई है, मैंने कैलकुलेट करवाई है, अगर याद हो तो दिस इज द फॉर्म फैक्टर। एंड व्हाट इज द रिपल फैक्टर, दैट इज 1.21 या फिर 121% जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइड में वो भी लिख लेना, रिपल फैक्टर भी लिख लेना, साइड में फॉर्म फैक्टर भी लिख लेना।